चलिए जी, शुरू करते हैं हम। आज का हमारा जो मौजू है, लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि मुसलमानों में जो जवाल के असबाब हैं वो क्या थे और किस सबब से मुसलमान जो है बहैसियत मिल्लत जो है या खिलाफत कहना चाहिए कि वो जवाल में चली गई। तो उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है आज के इस नशिस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो सूरत हाल की नौयत क्या है और वो क्या मसाइल जो है मुस्लिम उम्मा को दरपेश हैं। और फिर इससे अगली नशिस्त में जो अ, हमारी आखिरी नशिस्त होगी, फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे थिंक टैंक है, हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे मुफक्कीरीन हैं, दानश्वर हैं, हमारे उलमा हैं, उन्होंने क्या उसके जवाबात दिए जो मसाइल थे। और आज की नशिस्त में हम उन मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे कि कॉलोनाइजेशन ने हमारे साथ क्या किया और उससे जो मसाइल पैदा हुए हैं मुस्लिम उम्मा में, उसकी नोयत क्या क्या है, उसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं। सो तो मुस्लिम वर्ल्ड में जो बेसिकली मेन जो मामला होता है वो तीन चार चीज़ों को मैंने ज़्यादा हाईलाइट जो है वो किया है, जिसमें कॉलोनियलिज्म है, ठीक है, इस्लामियत है, फिर ओरिएंटलिज्म है, जैसे जो है मतलब मशरक का मुताला करने का जो सिलसिला है, फिर नेशनलिज्म है, सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है और एथिज्म है। और इसके साथ जो मीडिया का जो थॉट है मुसलमानों के बारे में वो क्या है। तो ये आज के मौजू में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉलोनाइजेशन की, ठीक है। कॉलोनियलिज्म का थोड़ा सा जो हमें पिछली नशिस्त से भी मालूम हुआ है कि मुस्लिम उम्मा की जो आखिरी खिलाफत है, जैसे खिलाफत उस्मानिया है, वो 1924 में ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ खिलाफत उस्मानिया तक नहीं, बल्कि हम जानते हैं कि मुसलमानों का शायद ही कोई एक आध मुल्क बचा हो, ये मैं मुबालगे के साथ कह रहा हूँ, लेकिन हकीकी तौर पे ऐसा ही है कि जो इस प्रोसेस से, इस्लामियत के प्रोसेस से खुद को बचा सका हो। तो 18वीं और 20वीं सदी में ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है, और ये मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ एशिया, तो ये सारा जो है वो इसके अंडर जो है वो आता है। सो 1916 में स्काइज पाइकेट एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो है बॉर्डर्स जो हैं वो एक तरह से वो पुराने जो बॉर्डर सिस्टम है वो सारा खत्म हो जाता है, और नई नई जो बॉर्डर्स हैं वो जो भी फातहीन होते हैं वो उनको बनाने की कोशिश करते हैं। तो अल्बर्ट अरोनी लिखते हैं, द इम्पोजिशन ऑफ यूरोप रूल disrupted the organic development of Islamic societies, creating a legacy of dependency and division। यानी कि उस कॉलोनाइजेशन के बाद जो नए बॉर्डर्स बनते हैं वो एक ऑर्गेनिक वे का बॉर्डर होता है, यानी जिस तरह कौमें पुराने अदवार में जो है वो फलती फूलती थी या अपने सिलसिले करती थी, तो उस लिहाज से कौमें बनती थी। लेकिन अब जदीद जो एक तरीकाकार है वो अपनाया गया कॉलोनाइजेशन करके, और अपनी उन्होंने इस तरह से बॉर्डरिंग की इन तमाम मामले की कि मुसलमान कौम जो है वो डिपेंडेंट जो है ना वो रहे। फॉर एग्जांपल, मशहूर जो कॉलोनियल थ्योरी के मास्टर हैं, फ्रांस फैनन जिसको कहा जाता है, तो वो भी ये कहता है, colonialism not satisfied merely with holding a people in its grip and emptying the natives brain of all form and content। कि कॉलोनियल सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि वो दिमागों को निचोड़ लेता है और वहाँ पे जितने भी लोग रहते होते हैं उनको बिल्कुल ही जो है वो खारिज कर देता है, बाय अ काइंड ऑफ परवर्टिंग लॉजिक इट टर्न्स टू द पास्ट ऑफ द ऑप्रेस्ड पीपल। ठीक है, लेकिन वो यहाँ तक करता है कि जो ऑप्रेस्ड पीपल है उनका जो पास्ट वगैरह है उससे भी तबाह बर्बाद कर देता है, यानी ना सिर्फ प्रेजेंट बल्कि पास्ट भी। तो यही हमें कॉलोनाइजेशन के बाद ये नजर आता है कि मुस्लिम जो उम्मा है और जो जो भी नेशंस हैं मुख्तलिफ, चाहे वो इंडोनेशिया हो, यहाँ पे बरसगीर का मामला हो, सल्तनत उस्मानिया का मामला हो, तो वो तमाम को अपने माजी के बारे में शुकूक व शुबहात में मुब्तला जो है वो कर देता है। इसमें जो मेन पावर्स हैं आपको पता है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, नीदरलैंड और रशिया वगैरह है।
ठीक है, ये डोमिनेट टेरिटरीज थी, लेकिन 19वीं सदी में बरतानिया ने जो है वो कंट्रोल किया इंडिया पे, इजिप्ट पे और पार्ट्स ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। और फ्रांस ने जो है नॉर्थ अफ्रीका वगैरह पे, ये आगे मैं एक डायग्राम से भी आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह मुख्तलिफ एक तरह से बंदरबांट जो है वो कर लिया इन लोगों ने। लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये है, जैसे एडवर्ड सईद कहते हैं, द ओरिएंट वाज द ऑलमोस्ट अ यूरोपियन इन्वेंशन and had been since antiquity a place of romance, exotic beings, haunting memories and landscapes, remarkable experiences। कि असल में ये सिर्फ कॉलोनाइजेशन सिर्फ एक जगह पे कब्जा करने का नाम नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी ओरिएंटेशन होती है कि वो कौम क्या है, वो कौम किस तरह से सोचती है, वो क्या करती है। और उनको इस तरह से साबित करने की कोशिश की जाती है। जैसे बरसगीरियों के बारे में जो ब्रिटिश हैं उन्होंने कहा था कि ये गोया कि हाफ डेविल है और हाफ चाइल्ड है। ठीक है, आधे ये शैतान है और आधे जो हैं बच्चे हैं, यानी इनको शऊर भी मुकम्मल नहीं है, और बाकी आधा आधी जो उनकी सोच है, फिक्र है, वो सारी शैतानी है। तो ये ओरिएंटल का भी एक काम होता है, जिसको हम आगे भी तफसील से देखेंगे। तो मेन जो चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन होती है, कॉलोनाइजेशन। आपके आपके जितने भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल बर्सगी के बारे में, क्योंकि हम खुद इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि यहाँ जब ये ब्रिटिश रूलर्स यहाँ पे आए थे तो बरसगीर का जीडीपी पूरी दुनिया का कमोबेश 24% बरसगीर के पास था। लेकिन जब वो यहाँ से गए हैं छोड़ के, तो तकरीबन 4% जो है वो जीडीपी रह गया है। इसी तरह जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होता है, ठीक है, जैसे इजिप्ट को कंट्रोल किया गया, इंडिया को कंट्रोल किया गया, ठीक है, और स्विस जो कैनाल वगैरह का भी आपको मालूम है कि तारीखी ये एक मामला जो है वो रहा है। लेकिन उसके साथ कल्चरल सुपीरियरिटी भी होती है कि हम असल में जो है ना कल्चर के तौर पे भी आपसे सुपीरियर हैं, ज़ाहिर है उसी वजह से हम आप पे रूल कर रहे हैं। तो ये भी एक पूरा जो है वो मुद्दा बनाया जाता है कॉलोनाइजर की तरफ से। अच्छा, मेन जो चीज़ है पहले तो हम ये देखते हैं कि मुगल इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई थी, आपको मालूम है, और उसके अगेंस्ट फिर बाद में रिबेलियन भी हुआ था, जिसे हम जंग आज़ादी का नाम देते हैं, और वो उन्हें और तरीके से जो है पोर्ट्रे करते हैं ब्रिटिश। तो आपको मालूम है कि मुगलों का यहाँ पे आने भी पूरी एक, दास्तान है, और सॉरी मुगलों का ब्रिटिश का यहाँ पे आने का भी पूरी एक दास्तान है कि वो किस तरह बादशाह के पास जाते हैं, फिर उनका वो जदीद तिब के जरिए इलाज मुआवजा करते हैं और उनसे इजाज़त चाहते हैं, परमिट दे दें हमें यहाँ पे तजारत करने की, ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर आस्ता आस्ता हम देखते हैं कि वो पूरा हर जगह पे जो है वो अपना होल्ड बना लेते हैं। खैर, हमारा मौजू ये है कि हम ये समझें कि सिचुएशन क्या कॉलोनाइजेशन के बाद उन्होंने पैदा कर दी मुस्लिम उम्मा में पूरी में, और जो कि एक तरह की साइकोलॉजिकल है और इन्वायरमेंटल है। ओके, सो इवन के कार्ल मार्क्स तक जो है वो इंडिया के बारे में लिखता है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज नॉट मेड इन इंडिया, इट वाज मेड इन इंग्लैंड बाय द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। कि ये भी एक बयानिया उनकी तरफ से बनाया जाता है कि हम असल में जो है इनको महजब बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, महजब फातह का भी जो एक तस्वर है, तो वो भी जो है ना बयान किया जाता है कि असल में हम तो इनको महजब बनाने आए हैं। कार्ल मार्क्स जो है ना वो लिखते हैं कि असल में तो ये इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, और ये कमर्शियल के लिए, जैसे मैंने बताया कि उस वक्त इंडिया जो है वो मौजूदा इंडिया जो है, ज़ाहिर उस वक्त तो और इनका नाम होगा भारत। तो इतना टोटल जीडीपी जो है वो होता था। तो ज़ाहिर वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हो गया और पूरा मुगल एम्पायर जो है वो ख़त्म हो गया। उसकी दास्तान तो आपको मालूम ही है। फिर दूसरा बड़ा मामला जो हुआ है, ज़ाहिर ओटोमन एम्पायर है। ठीक है, वो जितनी भी उतनी उनकी टेरिटरीज वगैरह थी वो ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया वगैरह के जो है ना वो सुपुर्द हो गई। और ज़ाहिर इसमें बड़ी नुकसान हुए मुसलमानों को, उन्होंने जंगे की, लेकिन सभी मेजोरिटी इन मेजोरिटी को जंगे मुसलमान जो है वो हारे हैं, और एट द एंड जो है खिलाफत उस्मानिया जो है वो ख़त्म हो गई है। ये भी एक बड़ा तारीखी तौर पर मुसलमानों को यानी कि झटका लगा है, साइकोलॉजिकल। और आपको मालूम है कि बाईसगीर से भी यहाँ से बहुत
ज़्यादा लोग जो है वो अपना घर बार बेच के भी लोगों ने चंदा दिया है खिलाफत के लिए, तो इतने जज्बे से, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको नहीं बचा पाए। तो ये मेजर जो चीज़ें हुई हैं। अगर हम वैसे इसको समझने के लिए कि क्या क्या हुआ है, किस किस ने किसको कॉलोनाइज किया है, तो इंडिया वो आपको मालूम है, ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया है, और इसके मुख्तलिफ इम्पैक्ट यहाँ पे अभी तक हमें दिखाई देते हैं। वो कल्चरल एलियनेशन हो, या इकोनॉमिक ड्रेन हो, या रिफॉर्मिस्ट अवेकनिंग हो, ठीक है, ये सारे जो है वो उसी इस्तेमार के असरात है जो हमें अभी तक जो है ना यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल के ब्रिटिश हैं, तो अ, उन्होंने इजिप्ट पे भी कब्जा किया, और उस पर इकोनॉमिक कंट्रोल भी किया, और जो स्विस कैनाल वगैरह है, या जो वो सब पे भी कब्जा किया उन्होंने, होल्ड किया। और इसके अलावा जो है सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो इसी के असरात पे वहाँ से निकलती है। फिर अल्जीरिया में फ्रेंच ने कब्जा किया, इंडोनेशिया में डच ने कब्जा किया, ठीक है, और वहाँ पे वॉयलेंट कॉलोनाइजेशन हुई है, खासतौर पे अल्जीरिया वगैरह में। और इंडोनेशिया में भी आइडेंटिटी जो है इस्लाम की एज आइडेंटिटी उन्होंने सेव किया, शनाख्त के तौर पर मुसलमानों को एज अ एंटाई कॉलोनाइजेशन इस्तेमाल किया है। ओके। और फिर जो है ब्रिटिश ने सूडान पे किया है, ठीक है, वहाँ पे भी एंग्लो इजिप्शियन कंट्रोल वगैरह तो सारा। और फिर लिबिया पे, यानी कि कोई एक जगह अभी आप मुसलमानों का नहीं कह सकते जो बरह रास्त या ये यानी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके इन्फ्लुएंस में ना हो, या उन पे उन्होंने कब्जा ना किया हो। अच्छा, सिर्फ इससे एक मसला नहीं होता कि टेरिटरी जो है वो आपकी दूसरे जो कॉलोनाइजर है उसके पास चले जाती है, बल्कि उसके मुख्तलिफ इम्पैक्ट होते हैं। जैसे पॉलिटिकल अगर इम्पैक्ट देखा जाए, तो एक सिस्टम जो है, एक स्ट्रक्चर जो है वो हर जगह पे चल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी वजह से टू स्टेट्स के मॉडल जो है वो बनाए जाते हैं, और टेरिटरीज जो है वो फातहीन आपस में तकसीम कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड war 1 के बाद जो है वो सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई, तो उन्होंने डिवीजन कर लिया, फ्रेंच ने, इटालियन ने और ग्रीक्स ने, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, ठीक है। तो इसी पे फ्रांस फैनन लिखते हैं, द सेकुलर मेक्स हिस्ट्री एंड इज conscious of making it. And because he constantly refers to the history of his mother country, he clearly indicates that he himself is the extension of the mother country. यानी कि एक तरह की कंफ्यूजन जो है वो पैदा की जाती है। जैसे आम मुहावरा है कि फातहीन असल में हिस्ट्री लिखते हैं, तो हिस्ट्री लिखते वक्त भी जो है, जो कॉलोनाइजर होता है, वो जो कॉलोनाइज्ड होता है उसकी तारीख बयान करते हुए भी ये सारी गड़बड़ या कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि उसकी आइडेंटिटी में प्रॉब्लम जो है ना वो पैदा हो जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे फ़लस्तीन और इराक वगैरह भी है, तो इनके भी सारे मामलात आपको इसी तनाज़ुर में आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इस्लामिक पॉलिटिक्स, ठीक है, हमारे खिलाफत चलती थी, और जो सुल्तानों का सिस्टम था, और ये सारा वो सबको तबाह बर्बाद कर देते हैं। फिर आर्टिफिशियल बॉर्डर बनाते हैं, इससे पहले भी हम इस पे जो है वो डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं। They drew lines in the sand and called them countries. These borders were not made by the people but by conquerors. Again, के जो कंकरर्स हैं वो डिफाइन करते हैं कि बॉर्डर क्या होगा, बॉर्डर की लिमिट क्या होगी, बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक होगा। और ज़ाहिर है अल्लाह की जो ज़मीन है, इससे पहले दुनिया में कहीं पे भी आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं थी, पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी आ जा सकते थे। तो एक नया जो नेशनलिज्म का या नेशनल स्टेट का खास तौर पे जो तस्वर है वो उभरा, और इंसानों को जो है तकसीम कर दिया गया, आई वर्सेस वी वर्सेस अदर्स में, कि हम और हैं और ये और हैं। तो इसी से जो है ना एक गैप पैदा होता है, ठीक है। तो ये सूरत हाल जो पैदा होती है, उसके बाद खिलाफत को भी आपको मालूम है कि ख़त्म हो जाती है, और उसमें मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है वो इससे एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, सेकुलरिज्म वगैरह का पूरा एक ऐलान करते हैं कि आज के बाद जो है सेकुलरिज्म होगा, और कोई भी इस्लामिक वो क्या निशानी के तौर पर कोई चीज़, मतलब स्काफ है या नकाब है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों पे वो पाबंदी लगाते हुए नजर आते हैं। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होती है,
ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्वियस है कि जैसे इंडिया की मैंने मिसाल दी, इसी तरह आप जो है मुख्तलिफ जगहों की जो है ना मिसाल समझ सकते हैं कि उनके जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो सारे जो है वो कॉलोनाइजर उनको जब्त कर लेता है। ठीक है। कॉलोनाइज सप्लाइड कॉटन, ठीक है, स्पाइसेस एंड ऑयल, यानी मुख्तलिफ जगह से जो है ना उन्होंने मतलब तेल जो है वो पर्शिया, ईरान से, इंडोनेशिया से मसाले, और इजिप्ट से जो है कॉटन वगैरह वो सारा उन्होंने निकाल लिया। फिर टैक्सेशन एंड डेट वगैरह सारा ये सारा उन पे जो कॉलोनाइज्ड होता है उस पे सारा लगाया जाता है, टैक्सेस लगाए जाते हैं अपनी जो इस्तेमारियत है उसको आगे चलाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बाइस वगैरह बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी बस की जितनी भी रेलवे लाइंस वगैरह आपको मिलेंगी तो ये कोई तरक्की के तस्वर से नहीं बनाई गई, बल्कि ये इसलिए बनाई गई कि यहाँ से सारा कुछ लेके जो है वो वापस आसानी हो, सहूलत हो उनको लेके जाने में। In India, the handloom weavers were starved to death so that the English textile industry could thrive। ठीक है। ये शशि थरूर आपको मालूम है क्या, मारूफ उनकी किताब है, इंग्लोरियस एम्पायर में ये लिखते हैं। तो यहाँ पे जो जुलाहे वगैरह थे जो अपने हाथों से बुनते थे, तो यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो वेस्ट में इंडस्ट्री आने से पहले की थी। यानी कि अगर इंडस्ट्री से मुराद आपकी ये है कि मशीनों की बात करें तो यहाँ पे लकड़ियों की जिसे आई थिंक खाड़ी कहते हैं आई थिंक। सो वो ऑलरेडी जो है वो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग काम करते थे, लेकिन वेस्टर्न ने अपना मॉडल आके अप्लाई किया और सब लोग जो है बेरोजगार हो गए, उदाहरण मजबूर हो गए उनके अंडर काम करने में। तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो कोलोनाइजेशन की वजह से पैदा होगी, जो हमें मुख्तलिफ जगहों पर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगेन इंडिया, इंडोनेशिया, मिस्र, और और इनडायरेक्टली उधर सल्तनत उस्मानिया में। ठीक है। ओके। इसके बाद जो है कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट, ये जो है वो खासे की चीज़ है कि असल अगेन इकोनॉमिक आपने ले लिया, आपने लैंड सारी ले ली, लेकिन आपने जो अपनी सकाफत साथ लेके आए, और सकाफत का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो जबान होती है। कॉलोनाइजर एक लैंग्वेज कॉलोनाइजर मुंतखब करता है या बनाता है, स्ट्रक्चर करता है टू कंट्रोल द लोकल्स, या फिर वो अपनी जबान जो है वो इम्पोज करने की कोशिश करता है कि उस जो लोकेल के लोग हैं वो कभी भी इस चीज से साइकोलॉजिकली ना निकल पाए कि वो जो है किसी के अंडर है, किसी और की जबान बोल रहे हैं, क्योंकि जबान सिंपल चीज नहीं होती, उसके साथ पूरा कल्चर जो है वो आता है। और खासतौर पर पहले मैंने पहले जैसे कहा कि इन लोगों को तहजीब नहीं है। देखें कि ये लोग तहमद बांधते हैं, धोतियां पहनते हैं, ठीक है, इनको बिल्कुल तमीज नहीं है, और ये लोग अजीब किस्म की मूछें रखते हैं। ठीक है। ये सारी जो चीज है ये सारी डिह्यूमनाइजेशन का एक तरीका है कि किसी तरह आप जो है डिह्यूमनाइज कर दें आपके जो सामने वाले लोग हैं। ठीक है। तो यही काम उन्होंने यहाँ पे किया और ये साबित करने की कोशिश की कि वो जस्टिफाइड थे इसमें कि वो कॉलोनाइज करें हमें, ठीक है, हमें रूल करें, हम पे इस्तेमार का जो है दबदबा सब कुछ बनाए रखें। ओके। इससे एक फिर और एक प्रॉब्लम पैदा हो गई। ठीक है। एक एक तो हमने ये का कल्चरल रिलीजियस इम्पैक्ट, कल्चरल तो हमने देख लिया। रिलीजियस इम्पैक्ट ये पड़ा कि एक बड़ी बहस जो है आ गई कि सेकुलराइजेशन वर्सेस इस्लामाइजेशन, कि हमें जो हमारा सारा तरीकाकार है चलने का, जैसे सल्तनत में था, जैसे बादशाहों के यहाँ था कि बाकायदा जो है वो फतवे का तरीकाकार था, बाकायदा जो है जजा सजा का तरीकाकार था, बाकायदा जो है वो जजेस होते थे, मुख्तलिफ जजा और कज़ा का महकमा था। तो उनको जो है वो सब कुछ हम रिप्लेस करेंगे जदीद जो तरीकाकार है सेकुलराइजेशन के जरिए, कि हर एक के साथ मज़हब तो अलहदा होगा, मज़हब के अलावा जो है हम दूसरे कवानीन भी उसमें शामिल करेंगे और एक्स्ट्रा कवानीन भी बनाएंगे, और उसमें मज़हब का अमल दखल नहीं होगा। तो हम कौन सी स्टेट बनाना चाह रहे हैं, तो आ रहा है कि अभी
बड़ा मतलब बहस है जो अभी तक जारी है कि हमें जो है चीज़ों को सेकुलराइज करना है या इस्लामाइज करना है। तो मैं बुनियादी तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पीछे भी जो बुनियादी वजह है इस सारी बहस की, वो कॉलोनाइजेशन है। उससे पहले ये कभी कोई बहस पैदा ही नहीं हुई हमारी तारीख में। उसकी वजह ये है कि हम कॉलोनाइज इससे पहले नहीं हुए, तो जब कॉलोनाइज होंगे तो तभी ये मसला जो है वो पैदा होगा। फिर उसके बाद कॉलोनाइजेस जो आइडेंटिटी का इशू है, ठीक है, कि आप कौन हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें बरसीर में मैं बरसीर की एग्जांपल्स भी इसलिए ज़्यादा कोट कर रहा हूँ कि एक तो हम रिलेट बहुत अच्छे तरीके से इससे कर सकते हैं, और हम इसको समझने में हमारे लिए आसानी पैदा हो गई। फॉर एग्जांपल के हिंदू मुस्लिम की जो वाज़ह तकसीम है, उसकी जड़ें भी आपको कॉलोनाइज़र के यहाँ मिलती हैं। कॉलोनाइज़र ये करता है कि अलहदा अलहदा शनाख्तें देकर, और जो डिवाइड एंड रूल का तरीकाकार होता है उस पर फिर वो लोगों को कंट्रोल करता है, और उसे मालूम है कि किसको क्या चीज़ को हवा देनी है, और उसको फिर जो है वो इस्तेमाल करना है अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कॉलोनी को जो है लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए। तो आइडेंटिटीज वगैरह मुख्तलिफ जो है बनती हैं। तो इसी तरह मुसलमानों में भी इसके अगेंस्ट भी ज़ाहिर है एंटी कॉलोनियल आइडेंटिटीज भी बनती है, जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड है, आपको पता है, अख्वानुल मुस्लिमीन वगैरह। ठीक है, और जितने भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनकी आइडेंटिटी भी इसके अगेंस्ट चैलेंज के तौर पे आ, बढ़ती है। फिर इसी तरह एजुकेशन सिस्टम जो है वो रिप्लेस हो जाता है। आपको मालूम है कि हमारा मदरसा सिस्टम जो है वो सारा चल रहा था। ये मतलब अजीब बात है कि आप एक दिन पहले तो आपको अरबी फारसी आती है, और आप तमाम जो हमारी तारीखी अलूम हैं उससे वाकिफ़ होते हैं। फिर अगले दिन जब इंग्लिश नाफिज कर दी जाती है, तो आप देखते हैं कि पूरा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को ही एक तरह से कहा जाता है कि आप लोग बैकवर्ड हैं, और आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आप इलिटरेट हैं, या आप जाहिल हैं, या आप अनपढ़ हैं, या बेशऊर हैं। मतलब जितने भी इस तरह के अलकाबात हैं वो लगा दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूँ, तो यहाँ पे पंजाब पे जब ब्रिटिश आए थे तो 84 कम बेस लिटरेसी रेट था। लिटरेसी से मुराद यहाँ पे लिटरेसी से मुराद सिर्फ ये नहीं कि लिखना पढ़ना जानना है, बल्कि लिटरेसी से ये मुराद है कि ज़ाहिर है जो पढ़ी लिखी गुफ्तगू भी लिटरेसी में शामिल है। तो इतना लिटरेसी रेट था। और जब आते ही आपने दूसरी जबान नाफज कर दी, तो ज़ाहिर है जो जिन्होंने फारसी चीज़ें सीखी हुई थी या समझी हुई थी या सुनना जानते थे, वो सब कुछ जो है वो डिमोलिश हो गया। तो एक तरह से एजुकेशन जो है सबसे बड़ा एक तरह का टूल इन लोगों के लिए होता है। हमारा मदरसा सिस्टम was replaced बाय colonial कर्कुला। ठीक है, उन्होंने अपने जो है कर्कुलिज्म वगैरह जो है वो नाफज कर दिए। और फिर ये है कि इस्लाम को उन्होंने डिपिक्ट किया कि ये जो है वो कोई मतलब बैकवर्ड लोग हैं, दे कैन नॉट, जैसे एडवर्ड सही कहता है ना, दे कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, मस्ट बी रिप्रेजेंटेड। कि ये जो है वो ये तो खुद खुद को खुद रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम बताएंगे कि इस्लाम क्या होता है, हम बताएंगे कि मुसलमान क्या होता है, जो अभी तक जो पूरा ओरिएंटलिज्म का जो मामला है जो चल रहा है। तो एजुकेशनल हमें जो है बहुत वो बैकलैश आया है इस तरफ से। फॉर एग्जांपल इन तुनिसिया, फ्रेंच colonizers marginalized Islamic institutions, leaving जैतून यूनिवर्सिटी एज अ लॉन सर्वाइवर। ठीक है, वहाँ पे बाकी सब कुछ उन्होंने अपने हैंड ओवर कर लिया, चेंज कर दिया। इसी तरह इंडोनेशिया में डच ने किया। ठीक है, उन्होंने अपना सेकुलर तालीम जो है वो जारी कर दी। ठीक है, मुझे इकबाल याद आ रहे हैं, इकबाल का भी है ना शेर के हम समझते थे कि फरागत लाएगी तालीम, और क्या इसी तरह का शेर अब खैर भूल गया मैं कि क्या खबर, किसे खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। तो इल्हाद भी जो है ना वो साथ ही जो है वो शुरू हो गया। तो सेकुलराइजेशन जो है वो भी वहाँ से शुरू हुई हमें दिखाई देती है, और एक तरह का एजुकेशन मॉडर्न और जो हमारी क्लासिकल एजुकेशन है उसमें एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की।
every day it passes, every denial of justice, every beating by the police, every demand of the workers that is drowned in blood brings home to us the value of our old societies. तो असल चीज है ये है कि इसके लिए हमने जितनी भी कुर्बानियां दी हैं, हमारी हर चीज जो है वो इसकी तरफ हमें लेके जाती है कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम किस तरह उसे दोबारा जो है ना वो हासिल करेंगे। क्योंकि कॉलोनाइजर आपको कंफ्यूज करता है, ये ना सिर्फ आपके मजहब के बारे में, आपकी आइडेंटिटी के बारे में, आपकी शनाख्त के बारे में। तो यही काम में यहाँ पे मिलता है। अगेन आइडेंटिटी क्राइसिस और अंडर डेवलपमेंट, यानी कि आपको जो है फॉर एग्जाम्पल जितने भी उलमा वगैरह थे ज़्यादा सारे दरबार से मुंसलिक थे, या फिलात उस्मानिया में हो या इंडोनेशिया में हो, तो वो सारे लोग मुंसलिक थे। तो जब आपने वो सिस्टम तोड़ दिया तो फिर क्या होगा? वही होगा कि हम जो आज एक मौलवी तबका है वो हम देखते हैं कि वो अवाम पे डिपेंडेंट हो गया, और अवाम के अपने ओपिनियन होते हैं, अवाम की अपनी राय होती है, अवाम की अपनी मामलात होते हैं। तो वो अवाम जो सुनना पसंद करती है, या जमहूरियत का जो सवर पैदा हुआ, तो उसी के मुताबिक फिर उलमा को भी ढलना पड़ा रोजी रोटी के लिए। पहले तो उन्हें बादशाह, सिर्फ एक बादशाह के सामने झुकना पड़ता था। झुकने से मुराद मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ। तो अब पूरी सोसाइटी के सामने जो ये मजहबी तबका है जो दीनी तालीम देने वाला है, उनको झुकना पड़ा। तो ये आपने सिस्टम खराब कर दिया, वरना इससे पहले ऐसा नहीं था कि मौलवी कोई माजल्ला जो है बहुत जलील किस्म का एक ताना बन के रह गया हो, बल्कि बड़ी बड़ी उनकी जैसे प्रोफेसर का लफ्ज आजकल चलता है, वैसे ही मौलवी का लफ्ज चलता है। जैसे मौलाना रूम को मौलवी कहा जाता था, तो ये एक महजब चीज थी। लेकिन जब आपने सारा सिस्टम खराब कर दिया तो उसके साथ जो रिलीजियस आइडेंटिटी है ज़ाहिर है, उसे भी नुकसान पहुंचा। colonialism may have ended, but new colonialism countries to shape our destiny। ठीक है, ये जो है अली माजूरी ये कहते हैं कि असल में कॉलोनिज्म खत्म भी हो जाएगा तो न्यू कॉलोनिज्म उनको जो इनडायरेक्ट है, वो जैसे इकोनॉमिक हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे लिंग्विस्टिक्स के जरिए हो, तो वो फिर भी कायम रहेगा। तो हम थोड़ा सा ओरिएंटलिज्म को भी इस तनाजुर में समझ लेते हैं कि जब कॉलोनाइजेशन हुई और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत कहीं पे मुसलमानों ने जदोजहद करके और सारा कुछ उससे छुटकारा भी पाया, तो उसके बाद जो नई आइडेंटिटीज या शनाख्तें जो है वो तश्कील पाई, तो उनको किस तरह से जो है वो समझा गया, और वेस्ट ने समझा, और वेस्ट ने अपना बयानिया उस पर नाफिज किया कि आप कौन हैं। जब आपकी आइडेंटिटी उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस में आपको डाल दिया, तो फिर उन्होंने कहा कि ये इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं कि आप कौन हैं, और ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। आप सुस्त हैं, आप निकम्मे हैं, आप जाहिल हैं, आप जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल। सो ये सारे पैटर्न और पैमाने जो है ज़ाहिर उन्होंने ही बनाए हैं। तो ओरिएंटलिज्म में आपको मालूम है एडवर्ड साइड सबसे बड़ा नाम है, तो एडवर्ड साइड जो है ओरिएंटलिज्म में इसी वेस्टर्न जो तरीकाकार है, मॉडल है, उस पर तनकीद करते हैं कि ओरिएंटलिज्म इज अ स्टाइल ऑफ थॉट बेस्ड upon an ontological and epistemological distinction made between the Orient and the Occident। ठीक है, यानी मशरकी और मगरबी की तकसीम वजूदी सतह पे और इल्मी सतह पे जब आप कायम करते हैं तो ओरिएंटलिज्म बेसिकली वहां से फूटता है। तो आप देखें कि जब मशरक की डेफिनेशन ही में आपने तजाद पैदा कर दिया कि वो मगरब के अगेंस्ट ही मशरक की शनाख्त बनेगी, या जो मशरकी उलूम है उनकी शनाख्त बनेगी, तो आप उससे अंदाज़ा कीजिए कि क्या मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे। सो बुनियादी तौर पे ओरिएंटलिज्म को अगर सादा तरीके में समझे तो ईस्ट के मानों में, और इस्लामिक वर्ल्ड, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया वगैरह, इनको पढ़ना और इनकी तफहीम करने के इल्म को कहते हैं। ठीक है, तो ओरिएंटलिज्म में इन्होंने हमेशा जो है वो या तो दिखाया है कि ये लोग ऐश प्रस्त हैं, या फिर ये दिखाया है कि ये बहुत ही बैकवर्ड हैं। आप जितनी भी उनकी ट्रांसलेशन वगैरह देखेंगे आपको उसमें ये चीज़ जो है वो वाज़िया तौर पर नजर आएगी, और एक तरह से मार्जिनलाइज करके उन्होंने
एक बाइनरी अपोजिशन पैदा की। बाइनरी अपोजिशन कहते हैं कि दो चीजें ऑपोजिट हों एक दूसरे की। हालांकि आमतौर पे यानी ईस्ट और वेस्ट को ऑपोजिट होने की बजाय वो पैरेलल भी हो सकते हैं, और ऑपोजिट होना लाजमी नहीं है। लेकिन ये जो बाइनरी है, ये वेस्ट ने इसलिए खींची है कि आपको जो है इंफीरियर और खुद को सुपीरियर जो है ना वो साबित कर सके। इसके बाद उन्होंने कल्चरल प्रोडक्शन की है, मतलब इन्होंने लिटरेचर, आर्ट और स्कॉलरशिप वगैरह इसकी दी है। और ये आपको मुख्तलिफ तरीकों से जो है स्टडी करते हैं और आपकी डिक्लाइन को बयान करते हैं। पावर डायनामिक्स इसमें आ जाती है ओरिएंटलिज्म में, कि कॉलोनियल रूल बाय फ्रेमिंग द ईस्ट एंड इनकेपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। कि इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग रूल नहीं कर सकते, तो लिहाजा इन पर रूल किया जाए और हम इनको बताएंगे किस तरह हुकूमतें चलाते हैं, और ये सारा सिलसिला। तो ओरिएंटलिज्म का जो है वो पूरा काम, इसके पीछे भी कॉलोनाइजेशन का ही हाथ है। ठीक है, 18वीं सेंचुरी से यूरोपियन ने कॉलोनाइजेशन शुरू की एशिया और अफ्रीका वगैरह में। और उसके बाद फिर इन्हीं लोगों को स्टडी किया, और स्टडी करने का कभी भी इनका ये नहीं रहा है कि हम इनके अलूम को जाने, नहीं। बल्कि अ, जैसे शुमारियात है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह है, तो इसमें बुनियादी चीज़ यही है कि हम इन उलूम के ज़रिए इन लोगों को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी तफहीम करें हम। उनका मकसद ये नहीं है कि वो फॉर एग्जांपल वेदास को पढ़ें तो उसमें क्या हिकमत है, कुरान को पढ़ें तो देखें क्या उसमें हदायत है, नहीं। बल्कि उसको पढ़ के मुसलमानों को समझें या हिंदुओं को समझें कि वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो सारा नॉलेज जो है उन्होंने प्रोड्यूस इस सेंस में किया है। मैं ये नहीं कहता, ज़्यादा दरम्यान में कोई अच्छे लोग भी होंगे जो नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज का जो सफर है उस पर पूरे उतरते हैं, लेकिन मेजोरिटी ये सिलसिला नहीं था। नॉलेज ऑफ द ओरिएंट, एडवर्ड सईदी लिखते हैं, नॉलेज ऑफ द ओरिएंट बिकॉज जनरेटेड आउट ऑफ स्ट्रेंथ इन सेंस क्रिएट्स द ओरिएंट द ओरिएंटल एंड हिज वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो है एक सेंस बनाता है कि जिस तरह ओरिएंट वगैरह को वो बयान करते थे ब्रिटिश वगैरह। सो ये तो खैर हम ज़्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि हमारा उतना बस शायद वक्त हमें इजाज़त नहीं देती। colonialism इज नॉट satisfied merely with holding a people in its gripping, बल्कि ये हम पहले जो है ये देख चुके हैं, colonialism यहाँ तक नहीं रहता। फिर इसमें उन्होंने स्कॉलरशिप वगैरह दी, ज़ाहिर है लोगों को जो है वो रुपया पैसा दिया और उनको इस चीज़ से बेनियाज कर दिया कि रोजी रोटी की टेंशन ना हो, और वो इस चीज़ को स्टडी करें, मतलब लोगों को स्टडी करें, उनके कल्चर को स्टडी करें। तो ज़ाहिर है मुसलमानों को भी उन्होंने अच्छे तरीके से स्टडी किया इसी तरह में कि किस तरह इनको कंट्रोल करना है। तो कोई ताल्लुक कोई इल्म के साथ नहीं, क्योंकि इल्मी दुनिया में तो ताल्लुक बहुत पहले से था। तो तब क्यों नहीं ये मामला हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है वो तराजुम हो या इन चीज़ों को, सिर्फ उन्होंने अपने मतलब की चीज़ें हिस्ट्री में ली हैं, वो भी हमने पिछले निश्चितों में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर कल्चरल आर्टिफैक्ट है कि लिटरेचर वगैरह प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, आर्ट ऐसा बनाया जाए, ठीक है, और ईस्ट को जो है ना वो उस पर एक तरह से उस पर नाफज किया जाए, उसको बताया जाए कि ये आर्ट होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ठीक है, जैसे लैंग्वेज वगैरह है, कस्टम्स वगैरह है। तो ये इसकी बहुत सारी मसालेदार, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो एक बाइनरी बनाते हुए ओरिएंटलिस्ट जो है वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट और वेस्ट बाइनरी बनाएंगे तो वो कहेंगे वेस्ट जो है वो रैशनल है, ईस्ट इमोशनल है, वेस्ट साइंटिफिक है और ईस्ट सुपरस्टिशियस है, वेस्ट प्रोग्रेसिव है और ईस्ट जो है स्टैटिक है, वो मस्कुलिन है, फेमिनिन है, वो एक्टिव है, ये पैसिव है। यानी कि हर चीज़, हर नेगेटिव चीज़ जो है वो हमारे खाते में डाल देंगे। तो कार्ल मार्क्स कोटेड इन साइज ओरिएंटलिज्म, दे कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, वही वाली बात कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम बताएंगे कि आप कौन है। अल्लाह के ज़ाहिर है, हम खुद जानते हैं हम कौन है। तो आर्ट, लिटरेचर और एकेडेमिया ये सारा उन्होंने ऑन होल्ड किया। तो आर्ट में और एकेडेमिया वगैरह में जो इसके बाद सारी चीज़ें, इवन के मजहबी चीज़ों में भी आपको नजर आएंगी, तो वही तरीकाकार है। फॉर एग्जांपल शिबली जो किताब लिखते हैं, मतलब उनकी मशहूर जो है सीरत नबी पे, तो वो ओरिएंटलिस्ट के तरीकाकार पे है। वो हमारा जो एक रवायती तरीकाकार था, रवायती मैं यहाँ नेगेटिव मानों में नहीं बल्कि शनाख्त के एतबार से कह रहा हूँ,
तो उस तरीके के कार की बजाय बल्कि जो जदीद, और जदीद भी क्या, जो उन्होंने खुद अपने उस्ताद जो है वो उनसे सीखा था ओरिएंटलिज्म में, तो वही उन्होंने अपना कर उस पर लागू किया। यानी मैं सिर्फ मिसाल के लिए आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, बाकी तो आप उस पर देख सकते हैं कि किस तरह उस पर असर पड़ा है। ओके, एडवर्ड सईदी कहते हैं द ओरिएंटल वाज ऑलमोस्ट अ यूरोपियन इन्वेंशन, यानी कि है ही यूरोपियन इन्वेंशन है। किस वजह से? and had been since antiquity a place of romance, exotic beings, haunting memories, and landscapes, remarkable experiences। ठीक है, ये सबको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने ये तरीकाकार जो है वो अपनाया है कि हमारी मेमोरी, हमारी लैंडस्केप, हमारा सब कुछ जो है उनको कंट्रोल कर ले। इस्लाम के बारे में जैसे मैंने अभी आपको एक बड़ी बड़ी सी मिसाल दे दी, और आप उसी के जो है उसमें देख सकते हैं जिल में कि मुख्तलिफ इस तरह के जितने जो मामलात हुए हैं, कुरान की तफसीर में हो, हदीस का मामला हो, या जो है सीरत का मामला हो, तो सब पे असरात जो है वो आपको मिलेंगे। क्योंकि उन्होंने इस्लाम को मतलब एक जैसे साइंटिफिक वे होता है स्टडी करने का, साइंटिफिक वे कुछ नहीं होता, मतलब सोशल साइंसेज के अपने कवानीन अलग होते हैं, उस पर कुछ साइंटिफिक, बल्कि सोशल साइंसेज कहना भी ये वेस्टर्न आइडिया है। मतलब जो सोशल है या माशरा है वो साइंटिफिक नहीं होता है, ठीक है, ये भी वेस्टर्न आइडिया है। तो इस्लाम स्टडी नॉट एज अ रिलीजन बट अ पॉलिटिकल थ्रेट, वायलेंट, इरेशनल एंड अग्रेसिव। ठीक है, ये कवरिंग इस्लाम भी मशहूर किताब है, ये तो हर एक को लाजमी पढ़नी चाहिए एडवरस सईद की। तो वो कहते हैं ये मजहब के तौर पे नहीं, बल्कि उनको डर था कि जहाद का तस्वर है इनके अंदर, या वो वायलेंस करेंगे कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। तो कल्चरल डिस्टॉर्शन की इन्होंने, ठीक है, कल्चरल डिस्टॉर्शन आपको मालूम ही है कि अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारा पहनावा क्या है, हमारा तरीकाकार क्या है, हम इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम हैं कौन। और हमारा, मुझे सलवार कमीज पहननी चाहिए, मुझे पैंट शर्ट पहननी चाहिए, मुझे टाई लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, हमारे दफ्तरों का माहौल क्या होगा। सो ईच एंड एवरीथिंग आपको आपको उसको जज कर सकते हैं। फिर पॉलिटिकल सब्जुगेशन है, ऑब्वियसली जो है वो हर जगह पे हमें ये दिखाई देता है कि उन्होंने हमें मतहत जो है वो कर लिया है। तो इस तरह से हमें ओरिएंटलिज्म में डिपिक्ट करते हैं, हम बिल्कुल नंग धड़ंग से घूम फिर रहे हैं और तरह में हैं, और एक गोरा आया हुआ है वो देख रहा है कि भाई ये किस तरीके से रह रहे हैं। तो ये जो जजमेंट है दार आउटसाइडर की है। तो ये जो सिविलाइजेशन मिशन की बात की थी, मैंने पहले भी कहा था कि यही नारा लगा के वो आए थे। तो इजाज़त में लिखते हैं कि ओरिएंटलिज्म सर्व द कॉज ऑफ एम्पायर बाय जस्टिफाइंग द सबजुगेशन ऑफ पीपल हु आर सीन एज अ फंडामेंटली डिफरेंट एंड इंफीरियर। ठीक है, ऐसा वही कि आप डिफरेंट हैं तो आप अदर हैं, हमसे अलावा हैं, क्योंकि आप मुख्तलिफ हैं तो लिहाजा आप इंफीरियर। मतलब ये कोई लॉजिकल बात नहीं लगती, लेकिन क्या ये बनता है। और इसी का असर आपको मॉडर्न ओरिएंटलिज्म में भी मिल जाएगा। यानी 9/11 के बाद आपको मालूम है कि एक पूरा जो है वो स्कूल ऑफ थॉट उनका मीडिया में खासतौर पे हमें नजर आता है, वो मानता है या समझता है कि फॉर एग्जाम्पल मुसलमान जो है टेररिस्ट होते हैं, अरब कंट्री या कल्चरली बैकवर्ड बैकवर्ड हैं, और खवातीन जो है हिजाब जो पहनती हैं वो ओप्रेस्ड हैं, ठीक है, वो मजलूम हैं। एडवर्ड सईद के जो पहले मैं बात कर रहा था कि एवरी मुस्लिम इज नाउ रिगार्डेड एज अ पोटेंशियल सस्पेक्ट। ठीक है, हर मुसलमान जिसने दाढ़ी रखी हो, जिसने टोपी पहनी हो, तो वो कहते हैं कि ये गोया दहशतगर्द है, या आपको अजीब तरीके से देखेंगे। तो ज़ाहिर है इसी वजह से इस बचने के लिए, या कल्चरल इतना हम पे इन्फ्लुएंस है कि हम फॉर एग्जांपल हम अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो मैं टोपी नहीं रख रहा, क्योंकि टोपी जो है वो निशानी होगी कि शायद मुझे कुछ आता जाता नहीं। खैर वैसे भी मैं तालिब इल्म ही हूँ, लेकिन इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो अगर दाढ़ी बड़ी रखी होगी तो लोग जजमेंट देंगे कि भाई ऐसे क्या पता, मेरे को हो सकता है कि वो मतलब एन मुमकिन है, मैंने मतलब यहाँ का तो तजर्बा मेरा लाहौर का है, मतलब इतने बड़े लोग, ज़्यादा दाढ़ी रखी हुई है, और आलिम लोग हैं, मेरे उस्ताद में से लोग शामिल हैं। तो ये जो है ये क्या चीज़ है?
यही ओरिएंटलिज्म है जो कॉलोनाइजेशन के बाद पैदा हुई है। और हमारा जितना मजहबी लिटरेचर है, यानी मैं ये क्यों बयान कर रहा हूँ, जितना मजहबी लिटरेचर है ये इसी के डिफेंस में पैदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दाढ़ी रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, दाढ़ी फर्ज है क्या, मतलब हमारी पूरी तारीख में ये बहस नहीं है। मैं ये नहीं कहता दाढ़ी पे जिक्र नहीं हुआ, लेकिन इतना मसला नहीं बना। दाढ़ी क्यों नहीं बना, उसकी ऑब्वियस तारीखी रीजन है ना। तो दाढ़ी क्यों मसला बन गया, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट ने इसको ऐसे बयान किया है, ठीक है, और कॉलोनाइजेशन के बाद हुआ है। तो ये जो है मसला एक हमारे लिए बनता है। फिर पुलिसी इम्प्लीकेशन वगैरह सारे उन्होंने अपनी पॉलिसीज वगैरह जो है वो लगाई हैं। फिर मुस्लिम काउंटर नैरेटिव्स हमने इसमें, मुख्तलिफ काउंटर नैरेटिव्स है वो हमने बनाए हैं, पेश किए हैं। अलेक्सा यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने भी इस पे जो है काम किया है। मुस्लिम स्कॉलर्स वगैरह भी जो काम कर रहे हैं ओरिएंटलिज्म पे। कल भी मैं एक मजलिस में था, तो वहाँ पे भी एक हमारे दोस्त इंडोनेशिया में एक इंटरनेशनल जो अ, वो सेमिनार था, वहाँ पे पेपर पढ़ने गए थे, वो भी कॉलोनाइजेशन पे काम कर रहे थे। तो वहाँ पे भी यानी कि मुसलमानों में अब ये जो रुझान है कि हम कॉलोनाइजेशन को समझें और एंटी कॉलोनाइजेशन कैसे करेंगे, वह इसकी भी अ, वही मामला है। लेकिन एडवर्ड सईद पे कुछ जो है लोगों की वो है भी, उस पे तनकीद भी है, ठीक है। जैसे बर्नर्ड लुइस वगैरह हैं, ये पहले भी मैं इनका जिक्र करता रहता हूँ, ठीक है। रॉबर्ट डार्विन वगैरह हैं। तो ये एक जो है ओरिएंटलिज्म का मामला था, और इसमें बड़े बड़े नाम जो है फैनन वगैरह का हमने पढ़ा। फिर इनका इम्पैक्ट जो है वो पोस्ट ह्यूमन स्टडी, खासतौर पे आपको पता है गायत्री स्पाइवेक, होमी बाबा और अमित दबाशी वगैरह, इन लोगों ने फिर इस पर काम किया है। तो असल में चीज़ जो है वो करने का काम है डिकोलोनाइजिंग नॉलेज, कि आपका जितना इल्म इस इरा में पैदा हुआ है, इस दौरानिए में जब वो कॉलोनाइज थे, और आपके ऊपर जो है कॉलोनाइज मेथड जो है वो इल्म का नाफिज कर दिया गया। तो उसी तरीके से, उसी लेंस से हम कुरान को देख रहे हैं, उसी लेंस से हम हदीस को देख रहे हैं, उसी लेंस से फिका को देख रहे हैं। मतलब हर चीज़ को हम उसी ओरिएंटलिज्म के लेंस से देख रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने हमें जो है वो सजाया है। सो एडवर्ड सईदी कहते हैं कि नो वन हैज द मोनोपोली ऑन ट्रूथ, द चैलेंज इज नॉट टू demonize the West, but to challenge the arrogance of those who speak in its name। ठीक है, मगर अब कि हमें मुखालिफ होने का वो नहीं है, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो उनके नाम से ये काम चला रहे हैं, तो हमें उनके मुखालिफ होना चाहिए, क्योंकि सच पे किसी की मोनोपोली नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने नेशनलिज्म का, और नेशनलिज्म और खिलाफत एक दूसरे के मुखालफ चीज़ें हैं। हमारा खिलाफत का निज़ाम था, मैं अब ये नहीं कह रहा वो सही था गलत, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्होंने किया क्या है। तो हमें मुख्तलिफ जो है वो ज़ाहिर है एक तस्वुरात दे दिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप इंडियन हैं, ठीक है, मतलब एक अलग अलग शनाख्तें जो है वो दे दी। और ज़ाहिर है नेशनलिज्म का तस्वुर तो बहुत ताज़ा 20वीं सदी की पैदावार है। उससे पहले लोग रहते थे, लेकिन इस तरह का बॉर्डर्स नहीं थे, मामलात नहीं थे, कौमें तो थी, लेकिन नेशनलिज्म का तस्वुर नहीं था, बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर वही रिलीजन वर्सेस स्टेट, किसका जो है ना वो होना चाहिए, ये भी बहुत बहस हमारे अंदर जो है पैदा हुई है, और इसके भी दारबानी वही लोग हैं। तो ओरिएंटलिज्म और हमारी स्टडी करके हमें बताया गया कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपको स्टेट को जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे एक मुफक्कर हैं, तो वो बहुत इस पे एम्फोसाइज करते हैं कि बेसिकली जो मॉडर्न स्टेट है वो एक तरह का एक इन्वेंशन ऑफ अ न्यू गॉड है, यानी कि नया खुदा बनाने की माजल्ला कोशिश है। कि आप जिस तरह खुदा के सामने सब कुछ खुद को सुपुर्द कर देते हैं, तो वैसे ही आप जो है स्टेट के सामने भी सुपुर्द करते हैं। ज़ाहिर मुसलमान कभी भी इसको कबूल नहीं कर सकता, उसके लिए हायर अथॉरिटी ज़ाहिर अल्लाह है, और उसके अहकामात हैं जिस पर वो ईमान रखता है। तो ये एक बहस जो है वो पैदा होगी खिलाफ के उठने के बाद। तो ये सारी बहसें जो है वो चल रही हैं, और इसी के जो है काउंटर नैरेटिव पैदा करने के लिए, इनको तो हम तफसील से बाद में देखेंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि अब तो हू वगैरह पैदा हुए हैं, देवबंदी मूवमेंट सारी, मुस्लिम ब्रदरहुड जिसे इखवानुल मुस्लिमीन कहा जाता है, हसनुल बन्ना वगैरह की, तो ये सारे जो हैं वो इसी के जो है काउंटर नैरेटिव पैदा करने के लिए
जो है पैदा होते हैं। फिर इसी तरह सोशलिज्म है, उसके कितने असरात है कि भाई अब क्या किया जाए, तो फिर उस पर भी हमने अच्छा खासा सर खपाया है, ठीक है। तो आप देखें कि socialism resonated with Islamic principles of equality as seen in Egypt under नासिर और ईरान अली शरीती, ठीक है, अली शरीती के यहाँ और नासिर के यहाँ भी आपको इसके असरात वगैरह मिलेंगे, ठीक है। ये भी एक बड़ा मसला हमारे लिए बना रहा है, और अभी तक ये प्रॉब्लम है कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म मतलब क्या है, क्या इस्लाम का अपना कोई मुआशी निज़ाम है नहीं है। तो ये सारी बहसें असल में सोशलिज्म के आने के बाद की बहसें हैं, इससे पहले कोई इस तरह की बहस हमें ज़्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं मिलती। मैं ये नहीं कहता कि कभी किसी ने इस पर नहीं लिखा, लेकिन मेन स्ट्रीम की बहस ये कभी नहीं, ठीक है। तो शरीती लिखते हैं कि द मिशन ऑफ इस्लाम इज टू एस्टैब्लिश जस्टिस विच अलाइंस विद द सोशलिस्ट कॉल फॉर इक्वालिटी। वही वाली बात, हमारी जितनी भी फिक्र है उस पर ये चाह रहे हैं। और इसी के साथ आप एक और बड़ा मसला पैदा हुआ, वो एथिज्म है। एथिज्म आपको मालूम है कि जो खुदा वगैरह पे नहीं यकीन रखते, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक जो स्ट्रॉन्ग एथिस्ट है वो अफर्मेटिव है कि खुदा है ही नहीं, ठीक है। वो मतलब कहते हैं, फिर वीक है, ठीक है। वो कहते हैं पता नहीं हमें है कि नहीं है, मालूम नहीं, ठीक है। तो लेकिन वो कहते हैं हमें हमारा यकीन नहीं है। फिर न्यू एथिज्म है, मिलिटेंट एथिज्म इसको कहते हैं, जिसमें आपको पता है रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस वगैरह, इसके फोर हॉर्समैन का भी एक खबर है। ये चार लोग इनके अगर आप देखें तो उनका पॉडकास्ट वगैरह भी वो करते रहते हैं। तो फोर हॉर्समैन जो एथिज्म को प्रमोट करते हैं, और ये सारी पैदावार किस किस चीज़ की है, कॉलोनाइजेशन, उसके बाद जो है कंफ्यूजन, और उसके बाद फिर ये मामले जो है ना शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे जॉन बुकन एथिस्ट की तारीफ करते हुए, डेफिनेशन करते हुए कहते हैं एन एथिस्ट इज अ मैन हु हैज नो इनविजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट। सादा बात है, ठीक है। जो हैज नो इनविजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट, कि जो भी दिखाई नहीं देता और उसके हाथ में नहीं है वो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर इसका देखा जाए, अगेन वहाँ पे एनलाइटनमेंट वो जो जदीदियत वाला है, रोशन ख्याली का जो तस्वर है। अगर आप कांट का वो पढ़ें, जिसपे कांट ने, इमानुएल कांट ने एक अखबार में वो इनाम के लिए छपा था कि कौन इसका जवाब, व्हाट इज एनलाइटनमेंट, तो इसके जवाब में कांट ने पूरा आर्टिकल लिखा था। तो उसमें वो कांट कहते हैं कि एनलाइटनमेंट या रोशन ख्याली ये है कि इंसान वो बालिग हो जाए और किसी भी किताब या शख्सियत की अथॉरिटी को ना माने। तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ शख्सियत भी हैं, यानी पैगम्बर होते हैं, और किताब भी है। तो एनलाइटनमेंट तो बिल्कुल अगेंस्ट है इसके। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पता है आता है, और वो सेकुलरिज्म वगैरह इसको प्रमोट करता है। और ख़ासतौर पे तीन लोग जो हैं वो एथिज्म में, मार्क्स, आपको पता है कार्ल मार्क्स, और फ्रॉइड नफ्सियात में, और नीट्शे ऑब्वियसली फिलोसफी में है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया है। नीट्शे का बड़ा फेमस सेइंग है, गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम, ठीक है। वो खुदा जो है वो माज़अल्लाह फौत हो गया है, और वो फौत शुदगान में ही रहेगा, और हमने उसे जो है ना वो कत्ल किया है। सो जब नीचे भी ये कहता है, उससे मेरा ये नहीं है कि खुदा एंटिटी वो मानता है कि था और उसके बाद वो फौत हो गया, बल्कि वो असल मुद्दा तो ये है कि मजहबी शख्सियत जो है उसके अंदर से खुदा निकल गया है। मानी ये है इसके। मैं क्योंकि खुद फलसफे का भी ताल्लुक हूँ, तो इसलिए कभी भी इसको उस माने में नहीं समझा गया। और ज़ाहिर है एक लिटरेचर के भी बड़े आदमी थे नीचे, तो असल में तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि खुदाई जो सिफात हैं इंसानों में, खुदाई सिफात से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल जो पूरा एक ट्रेडिशन रहा है वो खासतौर पर उनके सामने तो खैर क्रिश्चियंस थे, तो वो रूह निकल गई है, मजहब की रूह जदीद इंसानों में खत्म हो गई है, तो इसका मतलब है गॉड इज डेड, बेसिकली ये वो कहना चाह रहा है, ठीक है। तो कॉलोनियल इंडिया, ब्रिटिश स्कूल प्रमोटेड एनलाइटमेंट थिंकर्स। अब ये अहम चीज़ है कि एथिज्म और कॉलोनियलिज्म और ये जुड़ते कैसे हैं। तो इंडिया में यहाँ पे प्रमोट किया गया डेविड ह्यूम को। डेविड ह्यूम जो है वो मोजे वगैरह इन चीज़ों को नहीं मानता था, एक मुतशक्किक था, ठीक है। तो एडवर्ड साइड वगैरह भी इसको जो है वो बयान करते हैं कि वो तो हम शायद उससे देख ली। अच्छा, की मैकेनिज्म इनके क्या होते हैं कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स, colonize schools, prioritize secular
साइड लाइनिंग इस्लामिक थियोलॉजी, कि इस्लामिक थियोलॉजी को ख़त्म करो और सेकुलराइजेशन की तालीम जो है ना वो राइज करो। फिर इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज है, ठीक है, वेस्टर्न फिलोसफी वगैरह और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यूज जो है वो उनको बयान किया जाए और इनको नॉर्मल कर दिया जाए। हमारी पूरी तारीख में जो है वो लोग मटेरियलिस्टिक होते रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है एज अ वर्ल्ड व्यू हमने कभी इसको नहीं अपनाया। हमारा वर्ल्ड व्यू हमेशा रूहानी रहा है। रूहानी से मेरी मुराद ये है कि खुदा ही रहा है। हमने कभी भी तारीखी एतबार से इसको कबूल नहीं किया। फिर अब तो आपको मालूम है कि लीगल तरीके से भी सेकुलराइज जो है वो कर दिया गया है फ्रेंच अल्जीरिया को, और इस तरह शरिया जो हमारा लॉ है उसको चैलेंज वगैरह दरपेश आया है। ओके, कॉलोनियल पीरियड में ये इस तरह जो है आके राइज होता है। फिर मॉडर्न पीरियड आता है। मॉडर्न पीरियड में आपको मालूम है कि अब बहुत इस पे एक लंबा चौड़ा जो है वो एक तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कि खुदा की एग्जिस्टेंस पे प्रूफ दें और ये वो सारा। हमारे क्लासिकल इस्लामिक फिलोसफी वगैरह में तो अल राजी वगैरह आपको मिलते हैं कि खुदा एक है तो क्या वो खैर ही है, ठीक है, फिर दुनिया में शर क्या है। तो इस तरह के जितने भी सवाल है खुदा जो है वो जो है ज़ात और सिफात का मसला हो, तो ये सारे मसले जो है दोबारा इनको पैदा किया गया है न्यू एथिज्म में। तो सैयद हुसैन नसर वगैरह आपको मालूम है कि ईरान एक बड़े थिंक टैंक है, स्कॉलर हैं। तो वे कहते हैं कि द डिनाइल ऑफ द डिवाइन इज नॉट मेरली a negation but a disruption of the very order of the existence, for in Islam God is the source of our reality। ठीक है, तो असल में ये सिर्फ डिनायल नहीं है डिवाइन का, बल्कि इंसान के जो वजूदी हकीकत है, जो जिसमें खुदा का तस्वर पाया जाता है, उसको जो है जक पहुंचाने की एक सही है। तो इसमें फिलोसॉफिकल रूट्स वगैरह वही एनलाइटनमेंट बार बार आपको चीज देखने को मिलेगी। फिर कल्चरल एलियनेशन है कि आपके रूट वर्ड, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा कल्चर जो है नहीं रहा वो जिसमें कोई खुदा का तस्वर ना पाया जाता हो। तो आप कल्चरल रूट से उखड़ा जाता है ओबियसली एजुकेशन के जरिए और मुख्तलिफ तरीकों से, ठीक है, और ताकि आप जो है डिनाइल में चले जाएं। फिर सोशल स्टिग्मा है, एथिस्ट फेस्ड स्ट्रेसिज्म और लीगल रेप्रिकेशन इन मैनी मुस्लिम मेजोरिटी ज़ाहिर है हम तो इस चीज़ को नहीं मानते, और यहाँ पे इस पे कानूनन भी सजा जो है मौजूद है, ठीक है। तो ये मामला है। ओके, एथिज्म इन द 20th सेंचुरी। ओके, तो इसमें यूएसएसआर और चाइना वगैरह आपको मालूम है कि इन्होंने एथिज्म को प्रमोट किया। सेंट्रल एशिया और जो चाइनीज इलाके हैं वहाँ पे मुसलमानों के थे, ठीक है, वो आपको मालूम ही है किस वजह से कि कार्ल मार्क्स बेसिकली वो खुदा को नहीं मानता था। और इन स्टालिनिस्ट रशिया थाउजेंड ऑफ मॉस्क वर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, और कुरान जो है बैन था स्टालिन के ईरान में। सेकुलर सेकुलर रैशनलिज्म है, इसमें सारे मामला जो है वो किए गए। मुस्तफा कमाल की सेइंग है कि वी आर सेकुलर नॉट बिकॉज वी हेट रिलीजन बट बिकॉज रिलीजन बिलोंग्स टू प्राइवेट कॉन्शियंस, ठीक है, कि ये प्राइवेट मैटर है। तो ये प्राइवेट मैटर भी असल में जदीद एक मसला है, ठीक है। फिर 21st सेंचुरी में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो और भी न्यू एथिज्म आपको मिलता है कि आप जो है ना साइंटिफिक और रैशनलिस्ट क्रिटिक जो है वो रिलीजन पे करते हैं, जैसे गॉड रिलीजन मशहूर किताब है डॉकन वगैरह की, तो आपको मिलेगी। फिर डिजिटल एथिज्म को अगर आप समझना चाहें तो यूट्यूब और एक्स वगैरह पे यानी ट्विटर वगैरह पे मुस्लिम जो नैरेटिव है और ख़ास तौर पे मुसलमानों में से वो लोग जो अ, मतलब छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके ऊपर प्रमोट करने की कोशिश की जाए। जैसे अयान हरीसी अली मारूफ खातून है, अगर आपने इनको जानते हो। तो बाकी ये भी लोग जो है वो उनको जब मज़हब को छोड़ के जाते हैं तो इनको बड़ा प्रमोट किया जाता है। तो ये भी एक डिजिटल एज में पूरा एक मसला पैदा हो गया है जिसका हमें समझ नहीं आ रही। तो इसमें बुनियादी तौर पर डार्विन और वो हम जो पहले बात कर रहे थे डेविड ह्यूम वगैरह, इन लोगों का पैदा करता ये है। तो फिर सोशल एंड पॉलिटिकल रिएक्शन भी ज़ाहिर है इसके फिर आएंगे और ब्लास्फेमी लॉस वगैरह जो है वो बनते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कुरान की जो ला इकराह फिद्दीन है वो वाले मामला पे के री इंटरप्रिटेशन की जाती है और मुख्तलिफ चीज़ों की मुस्लिम सोसाइटीज़ पे जो है इसके बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा खासतौर पर ईरान में बहुत तेज़ी से इलाहाद जो है वो फैल रहा है।
फिर रिलीजियस पोलराइजेशन है, ठीक है, मुख्तलिफ राइट और लेफ्ट के विंग जो है आपको हर जगह पर नजर आएगी। फिर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है, और सारे लोग एक्टिविस्ट है, और जैसे जैसे सलमान सैयद है, वो क्रिटिक करते हैं द इनकाउंटर विद द एथिज्म इन द मुस्लिम वर्ल्ड इज नॉट मेरली अ थियोलॉजिकल बट अ साइट ऑफ कंटेस्टेशन ऑफ मॉडर्निटी एंड कल्चरल सॉवरेनिटी। तो ऐसे में वो ये कहते हैं कि कल्चरल और मॉडर्निटी की ये एक असल में बहस है, तो वो इसको एक तरह से सुपीरियर चीज़ बना देते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके चीज़ देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या है, कि रिलीजियस थॉट के हवाले से वो कहते हैं कि अपोलोजेटिक हो गई है, रिफॉर्मिस्ट हो गई है, कि हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है, जैसे इकबाल का है ना, रिकंस्ट्रक्शन रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। और हर शख्स जो है आपको एक तमीर नो करता हुआ नजर आएगा, तो ये भी असल में एथिज्म का एक इम्पैक्ट है। ठीक है, फिर यूथ कल्चर के हवाले से आप देखेंगे कि वो इंडिविजुअलिस्टिक है, पहले इससे पहले होलिस्टिक लोग जिंदगी गुजारते थे सब साथ मिलके। फिर इंटरफेथ डायलॉग वगैरह, ठीक है, और ये सारा सिलसिला भी आपको इसी में नजर आएगा। फिर क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है, एथिज्म जो है वो सवालात मुख्तलिफ जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ हमने थिंकर्स भी पैदा किए हैं, जैसे आपको मालूम है कि हमजा जो है वो मारूफ फ्रंट पे खेलने वाले हैं वेस्ट में एथिज्म के अगेंस्ट। और आपने लॉरेंस क्रॉस वगैरह के साथ इनकी डिबेट्स वगैरह अगर देखी हो तो वो लाजमी, अगर नहीं देखी तो लाजमी देखें। सईद हुसैन नजर है, विलियम चेटेक हैं, और इस तरह यासिर काजी अमनी खान हैं, जो दोबारा से मजहब के नए बयान पेश करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हम बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, ज़्यादा हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है, और ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो लास्ट चीज़ रह गई है, वो ये है कि जैसे वी मस्ट ब्रिंग बैक टू इस्लाम द हैबिट ऑफ थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो असल में ये भी एक मॉडर्न बयानिया है कि इसको भी जो है वापस लाया जा रहा है। अब इसके बाद आखिरी जंग रह गई है, वो है न्यू मीडिया की। न्यू मीडिया में हमको मालूम है कि इंगेजमेंट आपने करनी है, जो है कंप्रेरी इश्यूज है, इरोजन ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है, सोशल मीडिया खास पोलराइजेशन है, कंज्यूमरिज्म है, यानी ये सारी चीजें पैदावार जो है वो ज़ाहिर है इन सारी कोलोनाइजेशन के बाद की चीजें हैं। फिर जो मुस्लिम क्लासिकल थॉट है उसको बाकायदा कलाम वगैरह, या हमारे यहाँ गजाली हैं, राजी हैं, और इन सबको बाकायदा बैकलैश यहाँ पे आता रहता है। जैसे पिछले दिनों में पाकिस्तान में बहस पैदा हुई थी कि असल में मुसलमानों के साइंसी जवाल की सबसे बड़ी वजह गजाली है, और क्योंकि वेस्ट ने रुश्द को अपना लिया और हमने गजाली को अपना लिया। थोड़ा थोड़ा तो मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इन जनरल बता रहा हूँ कि ये भी एक इशू जो है वो बनता हुआ में नजर आता है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल जो सल्फी मूवमेंट है, अब उसमें मीडिया की जो पर्सोनिफिकेशन है वो किस तरह की है। आपको मालूम है कि जो मूसा साहब हैं, इब्राहिम मूसा, आपको पता है मुदस्सिर डिस्कोर्सेज वगैरह जो है वो उनकी वेबसाइट और मार्फा नसर वगैरह ये जो है वहाँ पे करते हैं मुदस्सिर डिस्कोर्स वाला मामला, कि किस तरह जदीद किया जाए इस तालीम को। तो वो लिखते हैं इब्राहिम मूसा के सल्फिज्म reliance on literalism neglects the contextual wisdom of traditional scholarship। ठीक है, वो इसके अगेंस्ट इसको बयान करते हैं। तो ये सारा एक तरह से एक मीडिया वारफेयर एक नए किस्म का जो है शुरू होता है। तो ये बुनियादी तौर पे जो है मसाइल हैं जो कॉलोनाइजेशन की वजह से और ओरिएंटलिस्ट की वजह से पैदा हुए हैं। वो क्या है, सेकुलराइजेशन है, और एथिज्म है, और आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला है। तो ये सारे मसाइल हैं जो असल में जवाल एक सिर्फ खाली जवाल हो जाना कोई मसला नहीं होता, कि उसमें इंडिविजुअल सरवाइव कर जाता है। ठीक है, कौम चाहे ख़त्म हो जाए इंडिविजुअल का मसला नहीं होता, लेकिन अभी तो इंडिविजुअल का सरवाइव भी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, और ये सारे मसाइल मैंने आपके सामने एक तरह से अंबार रख दिया है। तो बाकी अगली नशिस्त में हम इसका जो काउंटर नैरेटिव जो कंटेम्प्रेरी थॉट्स में पैदा हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये सारे मसाइल हैं, तो इनका हल क्या है, या हमारे थिंकर्स जो हैं, हमारे स्कॉलर्स जो हैं, हमारे उलमा जो हैं, उन्होंने क्या पेश करने की कोशिश की है। तो आज
के लिए जो है मेरी तरफ से इतना ही। अब किसी को कोई सवाल है तो वो जरूर पूछ लें। जी, जी किसी को कोई अस्सलाम। सवाल है? जी जी, नवीद इरफान साहब। जी जी ये जी, बोलिए। ओरिएंटलिज्म जो आपने बताया, ये इसका ओरिजिन मतलब कैसे मतलब ये तो एज ए कलेक्टिवली डेवलप होता गया ना, मतलब कोई कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो एक तहरीक या वो शुरू कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से मतलब नजर आया ये? हाँ, असल में ओरिएंटलिज्म आप देखें ना कि ये इतनी बड़ी तादाद में चीदा चीदा एक आध लोग तो ज़ाहिर है ये सिलसिला करते रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। लेकिन एक बड़ी हम्म, तादाद में एक बेंच बैठा के एक 12-14 लोगों की टीम बना के फॉर एग्जांपल, या एक किसी एक माहिर आदमी को स्टेट फंड कर रही है, तो सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है। ठीक है, उसमें वो हम्म, सोचना उनका थिंकिंग पैटर्न क्या है, उनका बिहेवियर्स क्या है, तो इनको स्टडी करने के लिए है। तो ओरिएंटलिज्म का जो इतना बड़ा काम हुआ है उसके पीछे ये फंडिंग है बेसिकली। ठीक है, और जी मैं ये नहीं कहता कि उसमें ऑब्वियसली एक्सेप्शन है, लोग इल्म की खातिर भी स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, जैसे हम वेस्ट को पढ़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि वेस्ट को पढ़ने में हमें फंडिंग ही मिल रही हो कि वेस्ट को पढ़ें और हम उनकी तफहीम पैदा करें। हम अपने तहीं भी समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल फिनोमेना बनता जा रहा है वेस्ट, तो व्हाट इज वेस्ट। ठीक है, वो कैसे सोचते हैं, उसके पीछे क्या कवानीन है, क्या फलसफे हैं उनके, तो वो भी हो सकता है। लेकिन इन मेजोरिटी देखा जाए तो ये कॉलोनाइजेशन के बाद ही ये इतना बड़ा ग्लोबल फिनोमेना ओरिएंटलिज्म बना है, उससे पहले क्यों नहीं बना? ये असल में बहुत बड़ा सवाल है। उसकी वजह ये है कि इजी एक्सेस हो गया लोगों का इनके तहत। और गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है, द क्वेश्चन इज। अगर तो वो इल्म को समझना चाह रहे हैं तो वो तो देखे कि आप जिस पे जुल्म कर रहे हैं, आप उसी के जो इल्म से इस्तेफादा करना चाहते हैं, मतलब ये अपने आप में एक डिलेमा बन जाता है। तो बुनियादी तौर पे ये पूरी तहरीक जो है कॉलोनाइजेशन से पैदा हुई मालूम होती है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि इससे पहले हमें नहीं दिखाई देता इस तरह से जो है हर फॉर एग्जांपल अभी शायद ही कोई वेस्ट में कोई यूनिवर्सिटी होगी जिसमें ये शोबा ना हो। ठीक है, मतलब ईस्टर्न स्टडीज के नाम से या इंडियन स्टडी के नाम से या फॉर एग्जांपल मुस्लिम स्टडी, मतलब कुछ भी किसी के भी नाम से, तो उसकी क्या वजह है, क्या रीजन है? मतलब सिर्फ हम मतलब हदायत हासिल करना नहीं है, ऑब्वियस बात है। और ये वो जितने हमारे मखतूते वगैरह इल्म ले गए हैं, वो इकबाल ने कहा था जो देखें इनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, तो वो ऐसे तो नहीं लेके गए। जी। और एक और सवाल ये हुआ था, जैसे एथेंस प्रमोटर में तीन नाम आए इधर, कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉइड और ये फ्रेडरिक का। फैडन तो नीत्शे। इसके साथ में जी, तो इसमें इनका नाम भी आना चाहिए, मतलब जो ये है डार्विन, चार्ल्स डार्विन। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी आपकी। जी, है ना, और उन्होंने भी बिल्कुल काफी मतलब सुनी। बिल्कुल बुनियादी काम तो हम्म, दुरुस्त बात है आपकी। बुनियादी बल्कि नाम सबसे पहले नाम ही उनका आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों उनके बाद में है। तो डार्विन सबसे जी। पहला और बड़ा नाम है, बिल्कुल सही है, आपने तवज्जो दिलाई। तो डार्विन जो है वो सबसे पहले आना चाहिए। और खुद नीट्शे ने भी बेसिकली तो डार्विन को कॉपी किया है ना। में जी। बेसिक स्कूल ऑफ थॉट नीट्शे का डार्विनिज्म है। इसीलिए जब जी। वो लिखता है ना, क्या नाम है उनका, द स्टोरी ऑफ फिलोसफी में विल डूरान लिखता है नीट्शे के बारे में कि ही वाज द सन ऑफ डार्विन। तो डार्विन का ओके उन्होंने ओके। बेटा कहा है इसको। तो हम्म, वो बेटा कहा है इसी सेंस में कहा है, बेसिकली वो भी उसी को हम्म, रिप्रेजेंट करता है, उसकी अपनी तो कोई ऐसा हम्म, सच नहीं है। वो सारी अगर आप हम्म, बुनियादी तौर पे देखेंगे तो पावर डायनामिक्स, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, तो उसके पीछे सारा कुछ वही है। उसने जरा लिटरेरी तौर से अच्छे तरीके से बयान कर दिया। डार्विन हजार अपनी हम्म, बायोलॉजी और उस तरीके से बयान किया। तो दैट्स अ डिफरेंस। हम्म, जी जजाकल्लाह। ओके जी, मेरा ख्याल आज के लिए फिर इतना ही। बाकी इंशाल्लाह अगली हमारी आखिरी नशिस्त होगी और इसमें हम देखेंगे कि कंटेम्प्रेरी मौजूदा जो अभी हालिया एक सदी के अंदर हमने क्या इसका काउंटर नैरेटिव क्या पैदा किया है और क्या क्या हल जो है वो पेश किए हैं और इस वक्त हम
कहाँ पे जो है वो खड़े हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मंडे को फिर क्लास होगी। जज़ाकल्लाह।